शुरू कर दिया। ठीक। देखो, आज की क्लास में देखेंगे हम मालिक के प्रति अभिकर्ता का कर्तव्य। तो धारा 211 से 221 तक देखेंगे। देखते हैं, धारा 211 जो है वो बताता है ड्यूटी के बारे में कि अभिकर्ता का क्या कर्तव्य बनता है। तो मालिक के कारोबार के संचालन में अभिकर्ता का कर्तव्य। धारा 211, अभिकर्ता अपने मालिक के कारोबार का संचालन मालिक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार करे। तो अभिकर्ता अपने संचालन कैसे करेगा, कारोबार का संचालन, कि अभिकर्ता अपने मालिक के कारोबार का संचालन मालिक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार करे, या ऐसे निर्देशों का अभाव होगा। जब निर्देश नहीं दिए जाते हैं तब की स्थिति में उस रूढ़ी रूढ़ी के अनुसार करने के लिए आबद्ध है, जो उस स्थान पर जहां अभिकर्ता से कारोबार का संचालन करता है उसी किस्म का कारोबार करने में प्रचलित है। तो उस स्थान पर जैसे उस कारोबार को करने के लिए जैसा रूढ़ी है, उसी रूढ़ी के अभाव, मतलब रूढ़ी में करेगा। कब? जब मालिक से उसको ऐसा प्रत्यक्ष निर्देश नहीं मिल जाता है, तो निर्देशों के अभाव में वो रूढ़ी के अंतर्गत काम करेगा। और दूसरी चीज ये बोलता है कि जबकि अभिकर्ता अन्यथा कार्य करे, तब यदि कोई हानि होती है, ठीक है, तो उसे उसके लिए अपने मालिक के प्रति प्रतिपूर्ति देनी होगी, और यदि लाभ होता है तो उसका उसको लेखा देना होगा। तो जो कंडीशंस है वो क्या है कि अगर स्वामी ने डायरेक्शन दिया है तब वो काम करेगा, नहीं दिया है तो कस्टम के हिसाब से करेगा। और डायरेक्शन नहीं देने पे जब वो काम करता है, और अगर अन्यथा, है ना, अगर वो रूढ़ी के अनुसार काम नहीं करता है या निर्देशों के अनुसार काम नहीं करता है, तो अगर उसको लॉस हो जाता है तो वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा मालिक को। और अगर उसको प्रॉफिट होता है तो वो अकाउंट्स में दिखाएगा। तो ये कंडीशन समझ में आ गई। अब उसके बाद देखना कि इसमें दृष्टांत दिया हुआ है, दृष्टांत ए और बी ऐसा करके। तो यहाँ पे बोलता है कि ए एक अभिकर्ता है जो बी की ओर से ऐसा कारोबार करने में लगा है जिसमें यह रूढ़ी है कि समय समय पर जो रुपए हाथ में आए उसे ब्याज पर विनिहित कर दिया जाए। मतलब उसको जो पैसे हाथ में आते हैं, बचते हैं, उसको अगर रहता है तो उसको ब्याज में चढ़ा दिया जाए, उसका वैसा विनिधान करने का लोभ करता है। तो अब यहाँ पे रूढ़ी क्या है कि अभी स्पष्ट निर्देश तो नहीं मिला हुआ है कि उसके पास जो पैसे पड़े हुए हैं उसको वो ब्याज में चढ़ा दे, लेकिन ऐसा रूढ़ी है उस जगह पे। तो वो क्या करता है कि ऐसे रूढ़ी का लोप कर देता है। तो यहाँ पे बोलता है कि बी के प्रति उस ब्याज की प्रतिपूर्ति, मतलब उस पैसे, उस रकम से जिसको उसको स्वामी को जितना ब्याज मिलता, उसकी वो प्रतिपूर्ति क्या करेगा, प्रायः अभिप्राप्त होता है क को करनी होगी। तो जितना ब्याज अगर स्वामी को मिलता, उसके ब्याज में चढ़ने से उतना पैसा उसको अभिकर्ता को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि एक सामान्य रूढ़ी थी कि जो पैसे होते हैं उनको ब्याज पे चढ़ाया जाता है, उन सामान्य रूढ़ी का उसने पालन नहीं किया। अब देखें जो दूसरा उदाहरण है, एक दलाल जो बी जिसके कारोबार में उधार बेचने की रूढ़ी नहीं है, मतलब उधार नहीं देना है सामान। तो क का जो माल है, ग को जिसका प्रत्यय उस पर बहुत ऊंचा है, बेच देता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि सी संदाय करने के पूर्व दिवालिया हो जाता है। तो यहाँ पे क की इस हुई हानि को प्रतिपूर्ति करने का जो बी को करनी होगी। क्यों? क्योंकि सामान्य रूढ़ी थी कि आपको क्या करना है, उधार में सामान नहीं देना है, उसके बावजूद आप उस अभिकर्ता ने उसको दिया। अब यहाँ पे वो दिवालिया हो गया तो घाटा होगा स्वामी को, तो घाटा की पूर्ति उसको करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज है 211 उसमें ये बताता है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट 212 में। तो जो धारा 212 है वो बताता है अभिकर्ता से अपेक्षित कौशल एवं तत्परता। तो अपेक्षित मतलब जो कौशल है वो कितने कौशल का प्रयोग अपेक्षित है, या कितनी तत्परता से वो काम करेगा, उस चीज को 212 में बताया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं
कि सांविधिक प्रावधान क्या है कि अभिकर्ता अभिकरण के कारोबार का संचालन उतने कौशल से करने के लिए आबद्ध है जितना वैसे व्यवहार में लगे व्यक्तियों से साधारणता होता है। तो उस प्रकार का कारोबार करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो वैसा कारोबार करते हैं, वो जितने कौशल से काम करते हैं उसी कौशल से करने के लिए अभिकर्ता जो है वो आबद्ध होता है, जब तक कि मालिक उसको उसके कौशल के अभाव की सूचना ना दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कौशल के अभाव मतलब वो कौशल नहीं, जैसे मैं नया हूं या नहीं कर सकता, मैं चीजें सीख रहा हूँ, तो इसकी सूचना जब तक ना हो, अभिकर्ता सदा ही युक्तियुक्त तत्परता से कार्य करने के लिए और जितना कौशल है उसे उपयोग में लाने के लिए अपनी स्वयं की उपेक्षा अगर वो उपेक्षा कारित करता है, कौशल के अभाव या औचार के प्रत्यक्ष परिणामों के बाबत अपने मालिक को प्रतिकर देने के लिए आबद्ध है। अगर इन सब चीजों को वो नहीं प्रयोग में लाता है और अगर उसको लॉस हो जाता है तो प्रतिकर उसको देना पड़ेगा, किंतु ऐसी हानि या नुकसान की बाबत नहीं। अब यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है और ये बताता है कि ऐसी चीजों के लिए वो नहीं करेगा। कब? जबकि कौशल के अभाव हो, वो चीज उसको न आती हो, या औचार में अप्रत्यक्षता या दूरस्तः कारित हो। तो प्रत्यक्ष परिणाम अगर नहीं होता है उनका, कि कौशल के अभाव में या फिर औजार में क्या है कि अगर वो प्रत्यक्षता मतलब सीधे दिखे जा सकने वाले या जिसको जाना जा सकता है, ऐसे परिणाम नहीं होते हैं, दूरगामी परिणाम होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे उत्तरदायित्व तो अभिकर्ता के ऊपर नहीं बनेगा। ठीक है, अब दृष्टांत से देखते हैं कि कलकत्ते के एक वणिक ए का एक अभिकर्ता ख लंदन में है। ठीक है, बी जो है लंदन में है, जिसे ख के लेखे में कुछ धन इस आदेश के साथ दिया गया है कि वह उसे भेज दे। ठीक, अब बी उस धन को बहुत समय तक अपने पास रखता है, अभिकर्ता जो है वो अपने ही पास रखे रहता है। उस धन के न मिलने के फलस्वरूप जो है ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। अब ख उस धन के लिए और उस तारीख को जब वह देय था, दिया जाना था, उस तारीख से प्रायिक दर पर, ठीक है, प्रचलित भाव मतलब जो ब्याज दर है उस पे क्या करेगा, ब्याज के लिए किसी प्रत्यक्ष हानि के लिए उत्तरदायी है। उदाहरण था जैसे विनिमय दर में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो उसके लिए दायी होगा, किंतु इससे अतिरिक्त के लिए नहीं। मतलब इसका जो उत्तरदायित्व तो है इससे ज्यादा नहीं होगा कि भेजने में विलंब हो गया या फिर जो प्रायिकता दर है वो ऊपर नीचे हो गया, इन चीजों से ज्यादा वो क्या होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, तो वो उत्तरदायी केवल अपने इसके प्रत्यक्ष प्रमाणों के लिए होगा, दूरगामी परिणामों के लिए नहीं होगा। दूसरा उदाहरण देखेंगे कि माल के विक्रय के लिए एक अभिकर्ता का जिसे उधार बेचने का प्राधिकार है, ख की शोधन क्षमता के बारे में उचित और प्रायिक जांच किए बिना ख को उधार दे देता है। ठीक है, अब इस विक्रय के समय ख दिवालिया हो जाता है, उससे हुई हानि के लिए क अपने मालिक को प्रतिकर देगा। अब यहाँ पे प्रतिकर क्यों देगा, क्योंकि क्या बोलता है कि ख की शोधन क्षमता के बारे में उचित और प्रायिक जांच किए बिना, मतलब उसको ये वो वापस कर सकता है नहीं कर सकता, कहाँ से पैसा आएगा, ये इन चीजों को नहीं देखने के बावजूद, है ना, उसने क्या किया, उसको उधार दे दिया और वो दिवालिया हो गया। तो यहाँ पे प्रतिकर देना अभिकर्ता का बनता है, क्योंकि उसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया। अब उसके बाद अगला उदाहरण जो है वो सी है, बोलता है कि पोत का बीमा कराने के लिए बी द्वारा नियोजित एक बीमा दलाल का इस बात का ध्यान रखने का लोभ करता है। अब देखो लोभ हो गया कि बीमा पॉलिसी में वे उपबंध रखे जाएं जो प्रायः रखे जाते हैं। तो नॉर्मली क्या है, जो चीजें रहती हैं पॉलिसीज में उनमें उन चीजों को ध्यान में नहीं रखा, उसके बाद क्या है कि पोत जो है वो नष्ट हो जाता है। अब उन उपबंधों के न होने के परिणाम स्वरूप जो जनरली होने चाहिए थे, ठीक है, कुछ वसूल नहीं किया जा सकता, मतलब कुछ पैसा उसको मालिक को नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ख उस हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए क आबद्ध है, तो अभिकर्ता क्या है, यहाँ पे आबद्ध होगा प्रतिपूर्ति करने। अब अगला उदाहरण जो है वो ये बोलता है कि इंग्लैंड का एक वणिक क मुंबई के अपने अभिकर्ता ख को जिसने अभिकरण प्रतिग्रहित किया है रुई की 100 गांठें अमुक पोत में अपने को भेजने का निर्देश देता है।
क की शक्ति में यह बात थी कि वह रुई की गांठों को भेज दे, किंतु वह ऐसा करने का लोभ करता है। अब यहाँ पे लोभ है ना। वह पोत सकुशल इंग्लैंड इंग्लैंड पहुंच जाता है। उसके पहुंचने के तुरंत पश्चात रुई की कीमत बढ़ जाती है। तो ख लाभ की प्रतिपूर्ति करने के लिए क के प्रति करने के लिए आबद्ध है, जो कि क रुई की उन 100 गांठों में से उस समय कमाता जिस समय पोत पहुंचा, किंतु इस लाभ की पूर्ति के लिए नहीं जो पश्चातवर्ती बढ़ोतरी के कारण हुई है। तो दूरगामी परिणामों को नहीं लिया जा सकता। ये उदाहरण भी यही बता। अब देखते हैं धारा 213 जो है वो उपबंध करता है अभिकर्ता के लेखा के बारे में। तो यहाँ पे ये बताया है कि अभिकर्ता अपने मालिक की मांग पर, जब वो मांग करेगा तब लेखा देने के लिए आबद्ध है। तो जब भी वो मांग करेगा लेखे की, तब वो लेखा उसको देना होगा। ये बोलता है धारा 213। अब धारा 214 में देखते हैं कि मालिक से संपर्क रखने का अभिकर्ता का कर्तव्य। तो अभिकर्ता का यह कर्तव्य है कि वो अपने मालिक से संपर्क बनाए रखे। अभिकर्ता का यह कर्तव्य है कि कठिनाई की दशाओं में अपने मालिक से संपर्क रखने और उसके अनुदेश अभिप्राप्त करने में समस्त युक्त तत्परता बरते। तो ये चीज है कि उसको युक्त तत्परता के साथ अनुदेश अभिप्राप्त करने के लिए और अपने मालिक के साथ संपर्क स्थापित रखना चाहिए। अब धारा 215 है, वो बताती है कि मालिक का अधिकार, जबकि अभिकर्ता अभिकरण के कारोबार में मालिक की संपत्ति के बिना अपने ही लेखे व्यवहार करता है। ठीक है। तो सम्मति के बगैर, मतलब उसका कंसेंट नहीं है और वह अपने ही लेखे में व्यवहार करता है, तब की स्थिति में क्या होगा। तो यदि कोई अभिकर्ता अपने मालिक की सम्मति पहले से अभिप्राप्त किए बिना उसको उन सब तात्विक परिस्थितियों से जो उस विषय पर उसके अपने ज्ञान में आई हो परिचित कराए बिना अभिकरण के कारोबार में अपने ही लेखे में व्यवहार करे, यदि मामले से यह दर्शित हो कि या तो तात्विक तथ्य अभिकर्ता द्वारा बेईमानी से मालिक से छिपाया गया है, पहली चीज है ना, या अभिकर्ता के व्यवहार मालिक के लिए अहित कर रहे हों, तो मालिक उस व्यवहार का निराकरण कर सकेगा। तो इन चीजों को क्या है ना, निराकरण कर सकेगा। तो दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे देखना कि यहाँ पे जो अभिकर्ता है वो बिना बताए या बेईमानी से क्या करता है कि अपने लेखे में समव्यवहार करता है। ठीक है। तब की स्थिति में क्या है, और जब मालिक को पता चलता है तब क्या करे कि क अपनी संपदा बेचने का निर्देश ख को दे देता है। ख उस संपदा को ग के नाम पर अपने लिए खरीद लेता है। यह पता लगने पर कि ख ने संपदा अपने लिए खरीदी है, क उस विक्रय का निराकरण कर सकेगा यदि यह दर्शित कर सके कि ख ने बेईमानी से कोई तात्विक तथ्य छुपाकर। तो यहाँ पे तात्विक तथ्य छुपाकर वाली बात है, ये नोट किया जाना चाहिए, है ना, कि तात्विक तथ्य छुपाया है या विक्रय के लिए अहित कर रहा है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हित को प्रभावित करते थे स्वामी की, उनको छुपा दिया गया है उस स्थिति में, है ना। अब उसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे, क अपनी संपदा बेचने का ख को निर्देश देता है। ख बेचने से पूर्व उस संपदा को देखने पर यह जान जाता है कि संपदा में एक खान है जो कि क को ज्ञात नहीं है, मतलब उसके स्वामी को पता नहीं है। क को ख सूचित करता है कि वह संपदा अपने लिए खरीदना चाहता है, किंतु खान की बात को छुपा देता है। तो यहाँ पे भी तात्विक तथ्य क्या है, छुपा लिया गया। क खान के अस्तित्व को न जानते हुए ख को खरीदने देता है। क यह जानने पर कि ख संपदा को खरीदने के समय खान के बारे में जानता था, उस विक्रय को अपने विकल्प पर निराकृत या अंगीकृत कर सकता है। तो वो अगर चाहे तो उसको या तो खत्म कर सकता है उस संव्यवहार को, या फिर क्या कर सकता है कि उसको स्वीकार सकता है कि चलो ठीक है। ये जो चीजें हैं, तो तात्विक तथ्य छिपाया, जब भी तात्विक तथ्य छिपाया जाता है और संव्यवहार किया जाता है, तो क्या है कि जो स्वामी है उसके पास क्या है, एक अधिकार आ जाता है कि वो या तो उसको निराकृत कर दे या अंगीकृत कर दे। अब धारा 216 जो है वो बताती है कि अभिकरण के कारोबार में अभिकर्ता को अपने व्यवहार को करने से प्राप्त फायदे पर मालिक का अधिकार।
तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि यदि अभिकर्ता ऐसा करता है तो क्या होगा ऐसे। यदि कोई अभिकर्ता अपने मालिक के ज्ञान के बिना अभिकरण के कारोबार में अपने मालिक के लेखे व्यवहार करने के बजाय अपने ही लेखे व्यवहार करता है, तो मालिक अभिकर्ता से उस फायदे का दावा करने का हकदार है जो अभिकर्ता को उस संव्यवहार से हुआ है। तो उस ट्रांजेक्शन से अगर कुछ फायदा होता है और मालिक को बताए बिना अगर वो अपने जो एजेंट है वो अपने ही अकाउंट्स में करता है, तो अगर उसको फायदा होता है तो वो क्या कर सकता है, मालिक उससे मतलब क्लेम कर सकता है उस प्रॉफिट को। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क अपने लिए अमुक गृह खरीदने का निर्देश देता है, अपने अभिकर्ता ख को देता है। क से ख यह कहता है कि वह खरीदा नहीं जा सकता और उसे अपने लिए खरीद लेता है ना। तो जहां यहाँ जानने पर कि ख ने गृह खरीद लिया है, क उसे वह घर उसी कीमत पर जिस कीमत पर अभिकर्ता ने खरीदा था बेचने के लिए विवश कर सकता है। ठीक है। अब उसके बाद देखें धारा 217 जो है, धारा 217 उपबंध करती है कि अभिकर्ता का मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से प्रतिधारण का अधिकार। ठीक है। तो अभिकर्ता अभिकरण के कारोबार में मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से उन सब धनों का जो उसे कारोबार के संचालन में उसके द्वारा किए गए अग्रिमों या उचित रूप से उपगत व्ययों के लिए शोध्य हों, ऐसे पारिश्रमिक का भी जो ऐसे अभिकर्ता के तौर पर कार्य करने के लिए उसे दे हो प्रतिधारण कर सकेगा। तो अब जब अकाउंट जब वो देगा तो जो खर्चे उसने किए हैं या फिर उसने जो पारिश्रमिक किया है वो जो उसे उचित तौर पर मिलना चाहिए था, तो उन सब चीजों को रखने के बाद वो जो है पेमेंट अकाउंट्स का जो बाकी लेखा है वो क्या कर सकता है, स्वामी को दे सकेगा। तो ये चीज बोलती है धारा 217। 218 बोलता है कि मालिक के निमित्त प्राप्त राशियों के संदाय का अभिकर्ता का कर्तव्य। तो मालिक के निमित्त प्राप्त राशियों के संदाय का अभिकर्ता का कर्तव्य तो क्या है, यहाँ पे ये बोलता है कि ऐसी कटौतियों के अध्ययन अभिकर्ता मालिक की उन सब राशियों को संदाय करने के लिए आबद्ध है जो मालिक के लेखे से उसे प्राप्त हुई। तो जितना भी मालिक का जो हिस्सा है जो उसके अकाउंट्स में बनता है वो पैसा देना उसका ड्यूटी बनता है एजेंट का कि वो उसको मालिक को दे। अब जो नेक्स्ट वाला सेक्शन है वो बोलता है 219 कि अभिकर्ता का पारिश्रमिक कब शोध्य हो जाता है। तो कब जो है उसको उसका पेमेंट लेना है। ठीक है। तो किसी विशेष संविदा के अभाव में, अगर कोई विशेष प्रकार की संविदा नहीं हुई है, तो किसी कार्य के पालन के लिए संदाय अभिकर्ता को तब तक शोध नहीं होता है जब तक कि वह कार्य पूरा ना हो जाए, किंतु अभिकर्ता बेचे गए माल के लेखे उसे प्राप्त धनराशियों को प्रतिग्रहित कर सकेगा, यद्यपि विक्रय के लिए उसे प्रेषित माल सारे का सारा बेचा ना जा सका हो या विक्रय वस्तुतः पूर्ण न की जा सकी हो। तो क्या है कि काम जब पूरा होगा तो ही उसका जो अंश है उसको मिलना है, ऐसा समझा जाएगा। तो जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो शोध्य नहीं होगा। अब उसके बाद देखते धारा 220 जो है वो बोलता है कि औपचारिक कारोबार के लिए अभिकर्ता का पारिश्रमिक का हकदार नहीं है। तो औपचारिक कारोबार का मतलब होता है बिजनेस मिसकंडक्ट जो है उसके लिए। तो वह अभिकर्ता जो अभिकरण के कारोबार में औचार का दोषी है, मिसकंडक्ट का दोषी है, कारोबार के उस भाग में जिसे उसने औचारित किया है, जिसमें मिसकंडक्ट किया है, उसके लिए उसको पारिश्रमिक नहीं मिलेगा या हकदार नहीं होगा उसके लिए। जैसे उदाहरण में दिया है कि देखना, सी से 1 लाख रुपए वसूल करने और उसे अच्छी प्रतिभूति पर लगाने के लिए ख को क नियोजित करता है। तो मालिक यहाँ पे क है और ख जो है वो अभिकर्ता है। अभिकर्ता उन 1 लाख रुपए को वसूल करता है और 90,000 रुपए अच्छी प्रतिभूति पर लगाता है, किंतु 10,000 रुपए जो है ऐसी प्रतिभूति पर लगाता है जिसका बुरा होना वो जानता है। मतलब उसके नॉलेज में था ये चीज की ये गलत है। ठीक है। इसके फलस्वरूप क को क्या होता है, 2,000 रुपए का नुकसान होता है मालिक को। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए वसूल करने के लिए 90,000 रुपए विनिहित करने के लिए पारिश्रमिक पाने का हकदार है। तो 1 लाख रुपए जो वसूल किया उसके लिए उसको पारिश्रमिक मिलेगा। 90,000 रुपए जो क्या किया वो कहीं लगाया उसके लिए वो पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो जो 10,000 रुपए लगाया था उसके लिए उसको पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जो 2,000 रुपए घाटा हुआ है मालिक को उसकी भी प्रतिपूर्ति वो करेगा। दूसरा उदाहरण ये दिया हुआ है कि ग से 1,000 रुपए वसूल करने के लिए ख को नियोजित किया जाता है, नियोजित करता है।
ख के औचार से वह धन वसूल नहीं होता है। ख अपनी सेवाओं के लिए किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है और उसे जो मालिक को जो हानि होगा उसकी प्रतिपूर्ति भी करनी होगी अभिकर्ता को। अब अगली धारा है धारा 221, ये बताती है मालिक की संपत्ति पर अभिकर्ता का धारणाधिकार। तो क्या धारणाधिकार होता है, कैसे होता है, इस चीज को बताया हुआ है कि तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में, मतलब ऐसी संविदा नहीं होनी चाहिए कि क्या होगा, कैसा धारणाधिकार मिलेगा। अभिकर्ता को यह हक है कि उसे प्राप्त मालिक का माल, कागज पत्र और अन्य संपत्ति, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, तब तक प्रतिधारित करे, मतलब अपने पास रखे, जब तक उसे तत्संबंधी उसका जो कमीशन है, संवितरणों और सेवाओं के बाबत शुद्ध रकम न दे दी जाए या उसका लेखा उसको न समझा दिया जाए। तो उसका जो कमीशन बनता है, उसका जो लेबर पेमेंट है, ये वो चीजें जो पारिश्रमिक किया है, इन सब चीजों का पैसा जब तक उसको नहीं मिल जाता है, तब तक वो क्या कर सकता है, मालिक का जो माल है, कागज पत्र है या अन्य संपत्ति, अब संपत्ति में चाहे जंगम हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो अपने पास रख सकता है ऐसे करके। तो इस प्रकार ये वाला जो पार्ट है वो खत्म हो गया आपका, कि है ना, क्या था, अध्याय का नाम बताओ। मालिक के प्रति अभिकर्ता का कर्तव्य, तो एजेंट्स जो ड्यूटी थी, है ना, उस चीज को बताया। हेमंत सर, हेमंत हाँ सर, बंद कर दीजिए। ठीक।